हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रकाशमय क्लासेस की वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे कंपोनेंट ऑफ सेल या पार्ट ऑफ सेल, जिसमें से कि हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा था। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सेल ऑर्गेनिल है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आज उसके बारे में हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल का पार्ट है। क्या करता है ये, तो इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है। तो ये सबसे पहले इसमें याद रखना है कि खोजकर्ता इसके कौन थे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो आप याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। अल्टमैन ने, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने किया था, ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखने वाली बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था, यानी माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण किसने किया था, ये शब्द किसने दिया था। एक वैज्ञानिक थे, बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक, बेंडा। अब वैज्ञानिक है तो अच्छे ही होंगे, ठीक है। तो बेंडा साहब ने माइटोकॉन्ड्रिया नामक शब्द दिया था, यानी पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, तो बेंडा ने किया था। चौथा पॉइंट देखिए, आप रखेंगे याद, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, ये कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। अब सवाल ये उठता है कि ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है, तो पहला सबसे बड़ा भाग कौन है, तो पहला सबसे बड़ा भाग है आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस में। आप याद रखेंगे सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, यानी सेल का दूसरा सबसे बड़ा भाग जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसको चौथा पॉइंट इसमें याद रखेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। तो ये चार बातें इसमें हैं। लेकिन देखिए, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं और कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका ऊर्जा प्रदान करता है कोशिका को, ठीक है। अभी जो ऊर्जा प्रदान करता है, वो क्यों करता है, तो आपसे क्वेश्चन ये तो पूछता ही है, लेकिन अब पूछने लगा है, थोड़ा अंदर घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है, अंदर घुस के पूछता है क्वेश्चन। तो ये ऊर्जा आता कहां से है, तो ये ऊर्जा जो आता है वो रेस्पायरेशन से आता है, कोशिकीय श्वसन, या उसको आप बोलिए कि वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पायरेशन। यानी हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं सांस में, तो ऑक्सीजन के साथ मिलके आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ATP बनाता है। तो आपसे अगर पूछे कि जो रेस्पायरेशन होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन, वो कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और उसी रेस्पायरेशन के फलस्वरूप हमारा ऊर्जा बनता है, इसीलिए इसको ऊर्जा जो है ऊर्जा गृह कहते हैं कोशिका का, ठीक है। अब है कि आपका, तो माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखिएगा कि एरोबिक रेस्पायरेशन, जो आपका वायवीय श्वसन की क्रिया है, वो कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए देखिए, ये आपका, इसको बोलते हैं रेस्पायरेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं रेस्पायरेशन रिएक्शन, यानी कि श्वसन अभिक्रिया। हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें क्या प्रतिक्रिया होती है, तो ये आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है उसका, जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ मिलता है ग्लूकोज, तो उसका दहन होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका H2O बनता है, पानी, और ATP बनता है। यही जो ATP है वही आपका ऊर्जा है, ठीक है। तो ये शरीर में ऊर्जा का निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो ATP के रूप में होता है, इसीलिए इसको हम लोग ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। तो क्यों कहते हैं ये जान गए। दूसरा है, इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ये जो आपका बनने की प्रक्रिया है, एनर्जी बनने का प्रक्रिया, इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, क्योंकि क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। तो आप याद रखेंगे, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या हो गया, इसका काम हो गया श्वसन, ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन। इसमें चलता क्या है, इसमें चलता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल यानी कि क्रेब्स चक्र। तो आपसे पूछेगा कि क्रेब्स चक्र कहां चलता है, तो आप कहेंगे क्रेब्स चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके फलस्वरूप क्या होता है जी, तो उसके फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है। और यही ATP जो है हमारे शरीर के ऊर्जा का यूनिट है। यानी ATP का अर्थ होता है, याद रखेंगे, एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट।
तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनता है वो एटीपी के रूप में बनता है, ठीक है। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और आपका एक एटीपी बराबर कितना ऊर्जा, तो 7.3 किलो कैलोरी। यानी कि देखिए एक एटीपी बराबर जो है कितना एनर्जी होता है, तो 7.3 किलो कैलोरी आपका होता है, ठीक है। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, और अंदर घुस के अगर पूछ सकता है तो यही पूछ सकता है कि आपका एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्रेब्स साइकिल कहां चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा, और एटीपी के रूप में ऊर्जा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इन सब बातों को आप याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो है आपका डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका जो है द्विझिल्लीय संरचना है, यानी दो झिल्ली इसमें होता है। इस तरह से एक बाहरी झिल्ली होता है इसमें, और एक आपका अंदर झिल्ली होता है, ठीक है। इस तरह से अंदर में झिल्ली बना होता है, ठीक है। तो एक हो गया बाहरी झिल्ली और एक हो गया आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली पर जो है वो अंगुली नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। जो अंगुली नुमा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी दीवारों पर जो अंगुली नुमा स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे, तो क्रिस्टी बोलिएगा, ठीक है। दूसरा देखिए ये द्विझिल्लीय संरचना है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जितना सेल का पार्ट है किस किस को याद रखे कि कौन आपका एक झिल्ली का है, कौन आपका द्विझिल्लीय है, कोई जो है बिना झिल्ली का है। यही क्वेश्चन जो बिहार दरोगा का परीक्षा हुआ था एसआई वाला, उसमें ये क्वेश्चन जो है आपका मिलाने वाला दे दिया था, तो वहां लड़के कंफ्यूज कर गए थे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे मात्र 3 ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो द्विझिल्लीय है। दो बातें, एक तीन बात, एक जो है एक झिल्लीय, द्विझिल्लीय और बिना झिल्ली का। तो आप याद रखिएगा कि 3 ऐसा मात्र स्ट्रक्चर है जो द्विझिल्लीय है, बाकी सब एक झिल्लीय होगा। और कुछ स्ट्रक्चर जैसे आपका राइबोसोम जो है बिना झिल्ली का है, उसको याद रख लीजिए। यानी कि जो 2 झिल्ली वाला है और जो एक झिल्ली वाला है याद रखिए, बाकी सॉरी जो आपका 2 झिल्ली वाला है और जो बिना झिल्ली वाला है उसको याद रखिए। बाकी जितना हो जाएगा सब द्विझिल्लीय संरचना हो जाएगा, सॉरी एक झिल्लीय संरचना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो आप याद रखेंगे कि जो है आपका 2 झिल्लीय संरचना मात्र 3 है, यानी कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, प्लास्टिड्स बोलिए, और तीसरा है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ये तीनों जो है द्विझिल्लीय संरचना है। तो जो 2 झिल्ली वाला है उसको याद कर लीजिए। कौन कौन, मात्र 3 द्विझिल्लीय संरचना है कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और आपका केंद्रक न्यूक्लियस जो है आपका, ये तीनों जो है द्विझिल्लीय संरचना है। राइबोसोम में पढ़ाएंगे वो आपका नन मेम्ब्रेनस है, बिना झिल्ली का है। बाकी जितना है सब एक झिल्लीय संरचना है। अगर ये आप पढ़े होते तो ये क्वेश्चन को आसानी से बना देंगे। देखिए जहां भी जो भी पार्ट पढ़िए उसको इस तरह से पढ़िए कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। यहां हम वही कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 संरचना मात्र ऐसा है जो द्विझिल्लीय है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। राइबोसोम आपका नॉन मेम्ब्रेनस, बाकी जितना हो जाएगा सब एक झिल्लीय संरचना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना है, लेकिन इससे और भी है, इसमें और भी क्वेश्चन पूछता है। यहां कवर कर रहे हैं हम लोग बीपीएससी यूपीएससी से लेके ग्रुप डी तक का जितना है, ऐसा पढ़िए कि सारा एग्जाम में इससे क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा पढ़ जाइए माइटोकॉन्ड्रिया को, या जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं छूटे हमसे, ठीक है। अब इसमें याद ये रखिएगा, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्पेशल फीचर क्या होता है, तो इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सेल विद इन सेल, यानी कोशिका के अंदर कोशिका। भाई क्यों बोलते हैं कोशिका के अंदर कोशिका, क्यों बोलेंगे, तो इसीलिए बोलते हैं
ये जो है आपका, इसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, ठीक है। वैसे डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। राइबोसोम होता है आपका जो प्रोटीन निर्माण करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल विद इन सेल। और इसमें एक बात याद रखिएगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है, उस दोनों में अपना, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। ये सब पढ़ेंगे आगे राइबोसोम और डीएनए के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए, अपना राइबोसोम होता है, इसीलिए इस दोनों को, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। सेमी ऑटोनोमस बॉडी यानी कि अर्ध स्वायत्त भाग, ठीक है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम लोग सेमी ऑटोनोमस बॉडी या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील भी बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त अंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा जानकारी। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला सेल ऑर्गेनील की तरफ। अगला सेल ऑर्गेनील है आपका वैक्यूल्स यानी कि रसधानी। देखिए नाम से स्पष्ट है, रसधानी। रस मतलब जल, धानी मतलब धरने वाला। तो ये रसधानी जो है दोनों में पाया जाता है, प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी। प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है। इसका काम यही है, नाम ही है रसधानी। तो ये जो है वाटर को यानी जल को संग्रहित करता है, प्लांट सेल में जल को संग्रहित करता है। उसके बाद जल संग्रह के अलावे ये इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी कि आंतरिक जल स्थैतिक दबाव को बनाए रखता है। और जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो कोशिका के अंदर का अवशिष्ट पदार्थ है, इसको भी धारण करता है और इसको बाहर निकालने का काम करता है। यही काम है आपके वैक्यूल्स का, ठीक है। तो वैक्यूल्स के बारे में इतना ही याद रखेंगे, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।